और रामविलास पासवान वहां लाठी खाते हैं और उसके बाद मंडल रथ लेकर के निकलते हैं। उस नेता का नाम है शरद यादव। मधेपुरा से वो रथ निकला था, बाकायदे उसकी लड़ाई लड़ी गई, चाहे वो लालू प्रसाद जी हो, आदरणीय नेताजी हो, उसके बाद शरद यादव हो, एक लंबी लड़ाई लड़ी। और तारीखों पर जरा गौर करिए, लेख लिखे जा रहे थे कि मंडल कैसे देश में आग लगा रहा है। 25 सितंबर 1991 को सरकार बदल गई और उसका बदलाव हुआ कि मंडल कमीशन की सिफारिश जो कर रही है 27% लागू करने को, उसको बढ़ा देते हैं, उसमें प्रकाश को भी शामिल कर देते हैं। उसके बाद 16 नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी का जजमेंट आता है और फिर लागू होता है 8 सितंबर 1993 को। और ईडब्ल्यूएस लागू करने में कितना दिन लिया था? आप कल्पना करिए, जो कोर्ट से जीते, 9 जजेस की बेंच ने जो लड़ाई जीती, उसके बाद भी मंडल लागू होने की लड़ाई करनी पड़ी। तो ये तो एक इतिहास है, इसमें बहुत लंबा वक्त जाएगा। और उसके बाद पहले काका कालेलकर कमीशन की भी रिकमेंडेशन थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए। बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। और दूसरा मंडल कमीशन की सिफारिश थी, और मैं पेज नंबर भी बताना चाहता हूं जिससे यह बात गांव-गांव तक जानी चाहिए। 13वां अध्याय सिफारिशों का है, जिसमें 40 सिफारिशें हैं और वो ये कहते हैं कि 1931 की जनगणना के मुताबिक 52% आबादी सर्वे किया था। और उस समय कुछ राज्यों में कोटा जब ज्यादा बढ़ गया था, जैसे तमिलनाडु 69% रिजर्वेशन, उसके खिलाफ भी लोग कोर्ट गए। कोर्ट उसके पक्ष में फैसला नहीं देता है, सो मोटो ले लेता है कि कुछ जगह पे उपवर्गीकरण हो जाना चाहिए। कभी वो ये नहीं कहता कि एनएफएस पर कोई सो मोटो क्यों नहीं होना चाहिए, स्वतः संज्ञान एनएफएस पर क्यों नहीं लिया, लेटरल एंट्री पर क्यों नहीं हुआ, जिससे रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। इस कमीशन की रिकमेंडेशन है कि 52% आबादी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अपर लिमिट 50% की है, इसलिए हम 27% रिजर्वेशन देने का रिकमेंडेशन करते हैं। ईडब्ल्यूएस लागू होने के बाद वो अपर लिमिट क्रॉस हो गई है। क्या इस देश में ओबीसी लोग अपना जितना संख्या है उसको जानने के लिए जाति जनगणना और जितनी आबादी है उतना आरक्षण लेने के लिए कोई आंदोलन चला पाए? तो मुझे लगता है कि आज की तारीख के ओबीसी का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है वो अपनी कमीशन की रिकमेंडेशन में जितनी बातें लिखी हुई है। और आखिर में केवल एक बात, जाति जनगणना से होगा क्या? केवल यह बात होगी कि वो एक्सरे है, उस एक्सरे के लिए सबसे जरूरी यह होता है कि पिछड़ कौन गया। वो आपस में बांटते हैं कि ओबीसी में सारा हक किसने खा लिया, 2-3 जातियों ने। आंकड़ा पूछेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, वो प्रोफेसर में नहीं, कुलपति में नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी में नहीं, आंकड़े नहीं है, धारणाएं हैं, ताकि भाई को भाई से लड़ाया जाए। जो काम एससी और एसटी में अब शुरू हुआ है वो काम ओबीसी बहुत पहले से झेल रहा है और वो उसका काट नहीं ढूंढ पाया अभी भी, जबकि उस सारी बीमारी का इलाज जाति जनगणना में निहित है। कौन किसका कितना हक खाया है, 3743 जातियां हैं, तो उसके लिए जाति जनगणना सबसे बुनियादी जरूरत है। लेकिन भाई को भाई से लड़ाने में सबसे आसान है कि वो आपस में लड़ेंगे तो फिर एकजुट नहीं हो पाएंगे, और एकजुट नहीं हो पाएंगे तो फिर उनका उस असली मुद्दा उनके बहस से गायब रहेगा। मैं तो एक गुजारिश करता हूं इन तमाम जातियों के लोगों को, लगभग 1200 से ज्यादा शेड्यूल कास्ट की जातियां, 3743 ओबीसी की जातियां, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। जितनी अति पिछड़ी जातियां हैं, अगर उनकी कुछ आलोचना भी हो तो वो सुननी पड़ेंगी, क्योंकि उनकी संख्या भी पता नहीं और उनका कहीं भी कोई हिस्सा नहीं। लेकिन एक कन्विंसिंग लॉजिक ये होना चाहिए कि कास्ट सेंसस से सबका हिस्सा पता चलेगा और तब सबको हक मिलेगा। इसलिए आज अगर कोई देशभक्त है और वो किसी भी जाति का है, और ओबीसी के लिए ही जाति जनगणना जरूरी नहीं है, जाति जनगणना उनके लिए भी जरूरी है जिसके लिए ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि मीडिया के 121 मीडिया हाउसेज में डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर 119 वही लोग हैं जिनकी आबादी 5% है कि 10% है कि 15% है, पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पिछले एक दशक में 88% जज केवल उसी कम्युनिटी के बनते हैं। और विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर कितने हैं, कुलपति कितने हैं? कल तक प्रोफेसर में था तो बोला करता था, अब तो प्रोफेसर नहीं हूं, अब उस पर क्या ही बोलूं कि एक तरफ से उनकी आबादी सबसे ज्यादा है जो 10% है कि नहीं है पता नहीं। इसलिए आज की तारीख में इस सेमिनार को मैं एक आगाज की तरह देखूं कि अगले 1-2 वर्षों में जाति जनगणना पर
अगर हम सबसे बड़ा कोई जमीनी आंदोलन खड़ा कर पाए तो एक तरफ वो सांप्रदायिक राजनीति से, नफरत की राजनीति से देश को बचाएगा और दूसरी तरफ इस देश के कमेरा लोगों को हक और अधिकार दिलाएगा। और इसी से रास्ता है, मुझे उम्मीद है कि ये आज का कार्यक्रम उसके लिए आगाज बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।